नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सवाल आज उस मेडिकल व्यवस्था पर है जो कोरोना के बीच देश में चरमराता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इन सब के बीच बैठकों के जरिए जो सियासी नमक लोगों के आप कह सकते हैं घाव पर छिड़का जा रहा है। जी हां, प्रधानमंत्री ने आज मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। अरविंद केजरीवाल ने बैठक के अंदर अपनी बात को सीधा टीवी पर लाइव कर दिया। प्रधानमंत्री ने इस पर आपत्ति भी जताई और अब इस पूरे मुद्दे को बीजेपी उठा रही है, जिसमें अब पीएम मीटिंग का वीडियो लीक होने पर योगी ने हमला किया है। केजरीवाल पर योगी ने निशाना साधा, अपनी नाकामी छिपा रहे अरविंद केजरीवाल। योगी ने कहा है दूसरे राज्यों पर गलत आरोप लगा रहे हैं, ये कहा है योगी आदित्यनाथ ने। दरअसल देखिए, योगी आदित्यनाथ इसलिए हमला कर रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने यूपी और हरियाणा, खास तौर पर मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री ने तो सीधे नाम लिया था उत्तर प्रदेश का। और ऐसे में जब आज इस बैठक में, जो कि ज्यादातर एक कॉन्फिडेंशियल बैठक होती है जिसमें प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ पूरी चर्चा करते हैं कि क्या कमी है, कहां पर क्या ठीक करना है, उस पूरी अपनी जो बात वहां पर अरविंद केजरीवाल ने कही थी उसे उन्होंने लाइव कर दिया। आपत्ति जताई थी प्रधानमंत्री ने, लेकिन इसके बाद अब बीजेपी उन पर हमला बोल रही है, योगी आदित्यनाथ खास तौर पर, क्योंकि इस बैठक में पीएम के सामने अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि कुछ राज्य हैं जो दिल्ली का ऑक्सीजन रोक रहे हैं और जाहिर तौर पर उनका निशाना यूपी पर था। इससे पहले मनीष सिसोदिया ने यूपी का नाम भी लिया है। बहरहाल ये सियासी लड़ाई चलती रहेगी, लेकिन लड़ाई जान की है, लड़ाई जिंदगी की है, लड़ाई ऑक्सीजन की किल्लत से है। वो लड़ाई जो अस्पतालों के बाहर मरीज और उनके रिश्तेदार इस वक्त लड़ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए, आप हालात समझेंगे, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। बस एक ही बात बोले जा रहे कि ऑक्सीजन खत्म है। सांस सांस को तड़पती एक मुल्क की कराह सुनिए। दिया कई हॉस्पिटल, हम सुबह से हॉस्पिटल में चक्कर काट रहे हैं। अस्पताल दर अस्पताल रोते बिलखते परिवारों का ये दर्द देखिए। इस खस्ता हाल मेडिकल सिस्टम की चीखों से शहर दर शहर कांप रहे हैं। सच्चाई तो सिर्फ इतनी है कि सांस लेने को ऑक्सीजन की इस किल्लत ने कई सांसों को थाम दिया है। कई परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए इस महामारी में तबाह हो गई है। इस मेडिकल सिस्टम ने कई लोगों की बलि चढ़ा दी है। लखनऊ से लेकर भोपाल तक कई अस्पताल लिख रहे हैं अब यहाँ बेड उपलब्ध नहीं है। वेंटिलेटर पर पहुंचे इस मेडिकल सिस्टम पर आज एक बार फिर सवाल उठा जब खबर आई कि दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत हो गई है। हालांकि अस्पताल ने इसका खंडन कर दिया। पिछले 24 घंटे में अगर बात की जाए तो 25 लोगों ने हाई प्रेशर ऑक्सीजन की कमी की वजह से गंगाराम के अंदर दम तोड़ दिया। 60 लोग अभी भी क्रिटिकल हैं। वही ऑक्सीजन जो जिंदगी चलाती है, आज दर दर की ठोकरें खाते लोग उसकी किल्लत की कीमत चुका रहे हैं। रात से ही है, रात से ऐसे हालत हो रही है सर। डॉक्टर भी नहीं आ पा, ऑक्सीजन की बहुत प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे। एक सिलेंडर होता है, 10-10 पेशेंट को लगाया जा रहा है, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। क्या है ऑक्सीजन? एक घंटे में बोल रहे हैं, अभी ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन बता रहे हैं खत्म है। प्रधानमंत्री ने आज कोविड से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री के इस बैठक को टीवी पर लाइव कर दिया। ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करे। ये उचित नहीं है। ये हमने हमेशा संयम पालन करना चाहिए। ठीक है सर, इसका ध्यान रखेंगे आगे सर। अगर सर मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी हुई है, मैंने कुछ कठोर बोल दिया, मेरे आचरण में कोई गलती है, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। सूत्रों की जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री ने उन्हें ऐसा करने पर टोका भी। बीजेपी ने कहा है कि एक कॉन्फिडेंशियल बैठक को सार्वजनिक कर अरविंद केजरीवाल ने राजनीति के सबसे निचले स्तर को छू लिया है। अरविंद केजरीवाल ने इस बैठक में ये सीधा आरोप लगाया था कि अन्य राज्य दिल्ली को ऑक्सीजन सप्लाई रोक रहे हैं। अगर दिल्ली में ऑक्सीजन की फैक्ट्री नहीं है तो क्या दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी? हालत काफी ज्यादा गंभीर हो चुके हैं सर। हम अपने लोगों को मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकते सर। कुछ ही राज्य हैं जहां से मैक्सिमम दिल्ली की ऑक्सीजन आती है और जहां सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है
और जहां सबसे ज़्यादा हमारे ऑक्सीजन के ट्रक रोके जा रहे हैं। मेरी आपसे विनती है, अगर आप उन राज्यों के मुख्यमंत्री को एक बार बोल दें, फ़ोन कर दें कि हमारे ऑक्सीजन के ट्रक ना रोकें, तो दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन मिल जाएगी। अरविंद केजरीवाल राजनीति के अंदर सबसे नीचे स्तर की राजनीति करने लगे हैं। मुझे लगता है कि जिस प्रकार आज अरविंद केजरीवाल जी ने सबसे महत्वपूर्ण बैठक जो प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर्स को लेके इस आपदा के लिए थी, उसको एएनआई को बुलाकर जिस प्रकार से अपने आप को टेलीविजन पर चमकाने की कोशिश करी, वो बहुत सियासी लड़ाई से आगे सवाल तो उस लड़ाई में पीछे रह जाने का है जो देश में लगातार कोरोना के तेजी से पैर पसारने की वजह से बढ़ रहा है। कोरोना के मामले अब 3.5 लाख के पार होने पर आमादा है। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़ गई हैं। नुपुर शर्मा हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ गई हैं, वो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ डॉक्टर डीएस राणा इस वक्त जुड़ रहे हैं। डॉक्टर डीएस राणा कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट और चेयरमैन है गंगाराम हॉस्पिटल में, बीओएम में। हम उनका स्वागत खास तौर पर इसलिए भी करते हैं क्योंकि आज राणा साहब मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं, हमारे दर्शक भी इसमें बहुत जानकारी लेने में रुचि रखेंगे। आज सुबह खबर आई थी कि 22 से 23 लोगों की जान ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से चली गई है, जिसको आपने बाद में गलत करार दिया। लेकिन क्या परिस्थिति बनी थी जिसकी वजह से इतनी लोगों की जान गई? ए और बी सवाल का हिस्सा यह है कि क्या ऑक्सीजन की किल्लत का सामना गंगाराम अस्पताल भी कर रहा है? डॉक्टर राणा, या उसकी जो मॉर्निंग में न्यूज आई थी वो ज़्यादातर मिस इंटरप्रेटेड की गई थी। इन 25 लोगों की डेथ को ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी से नहीं हुई थी, इनको कोविड की अपनी सीवियर डिजीज थी उसकी वजह से हुई। दूसरा क्वेश्चन का आंसर है कि क्या गंगाराम भी ऑक्सीजन की किल्लत फेस कर रहा है? उसका आंसर यस है। गंगाराम भी बाकी तरह हॉस्पिटलों की तरह गंगाराम में भी ऑक्सीजन की किल्लत चल रही है, घंटों घंटों में ऑक्सीजन दी जा रही है। और अब हमें गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने एश्योरेंस दी है कि आज रात से पूरी ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाएगी। लेट अस होप, बहुत अच्छा स्टेप है, वो बहुत अच्छी राहत है। डॉक्टर राणा, औसतन कितने लोगों की मौत रोजाना गंगाराम अस्पताल में कोविड से हो रही है? जी राणा जी। मैं अब सारे भी कल मेरे पास रिकॉर्ड नहीं हुई, पर मैं पिछले 2 दिन का बता रहा हूँ कि पिछले 2 दिन, आज 25 की थी, पिछले दिन भी 22 लोगों की डेथ हुई है। इतने बहुत एक क्रिटिकली सिक पेशेंट एडमिट हो रहे हैं, जिनको फिर मतलब वो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। हमारे पास 515 पेशेंट हैं, उनमें से बहुत बड़े अस्पताल से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जो फ्लोर में उनको भी ऑक्सीजन, उसमें अलावा जो हमारे पेशेंट फ्लोर पर हैं उनमें भी बहुत पेशेंट सीरियस हो जाते हैं। सडनली हमें आईसीयू की किल्लत बहुत ज़्यादा आती है। इसके लिए हमारी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट की कांस्टेंट ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। अभी जब से हमने इशू रेज किया 4 दिन से, एटलीस्ट सरकार वो तो थोड़ी पूरी करती जा रही है, पर एक घंटा में उसलिए हमारे पास हमेशा ही टेंशन बनी रहती है कि क्या ऑक्सीजन अभी आएगी अभी नहीं आएगी। पर अब तक ये है कि किसी न किसी तरीके से गवर्नमेंट ऑक्सीजन को पहुंचा देती है। डॉक्टर राणा, ये तमाम अस्पतालों में दिल्ली में हो रहा है, घंटे के हिसाब से। अब 2 घंटे की ऑक्सीजन कमी है, 3 घंटे की ऑक्सीजन कमी है, इस तरह की बात सामने आती है। लोग बड़े इसकी वजह से परेशान हैं, जो परिवार वाले हैं, जो मरीज हैं, जाहिर तौर पर उनकी तो सीधे जान को खतरा है। किस तरह का नेक टू नेक सिचुएशन इस वक्त आपके अस्पताल में है ऑक्सीजन को लेकर? बाकी अस्पतालों में भी वही सिचुएशन है, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा तादाद में लोग पॉजिटिव हो गए इस लहर में कि बहुत से पेशेंट्स हॉस्पिटल में दाखिल हो गए। जैसे मैं अपने अस्पताल भी कह सकता हूँ कि पिछले साल जब पिछली लहर थी तो सितंबर अक्टूबर में हमारे मैक्सिमम 3-4 दिन के लिए 298 पेशेंट हुए थे। अदरवाइज राउंड अबाउट 250 और बिटवीन 200-250 रहते थे। इस समय विद इन 1 वीक हमारे पेशेंट जो है वो 515 हो गए। रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन की पहले 2 टाइम्स थी, तो तब तक तो जो प्रेजेंट वेंडर था वो संभाल लेता था। अब प्रेजेंट वेंडर ने हाथ खड़े कर दिए क्योंकि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट 4 टाइम बढ़ गई। अब क्योंकि ये सारे सीरियसली सिक पेशेंट हैं, पेशेंट का नंबर भी डबल है,
आप समझ सकते हैं कि सारे कंट्री में इतने ज़्यादा केस हो रहे हैं, तो उनकी कुछ परसेंटेज को भी यदि एडमिशन की जरूरत पड़ती है, 5% को भी, तो आप कितना इमेजिन कर सकते हो। तो दिल्ली की सारी बेड फैसिलिटी जो है ऑलमोस्ट भर गई। जो सरकारी अस्पताल, जो बड़े बड़े अस्पताल थे, उनमें 50-60% ऑक्यूपेशन रहती थी, वो भी 100% हो गई है। अब तो किसी भी हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है। बहुत दुख लगता है जिस टाइम हम पेशेंट को देखते हैं कि उनको बेड नहीं दे पा रहे हैं और वो लोग पेशेंट की सांस के लिए तड़प रहे हैं। वो देखना बड़ा दर्दनाक सीन है। उन लोगों को देखना मुश्किल होता है कि इनको हम डिनाई कर रहे हैं, बेचारे अपनी जान के लिए भीख मांग रहे हैं। अब क्या किया जाए ऐसी हालत में, मैं इसका कहना मुश्किल है। क्या करना, हमारे पास कोई आंसर नहीं है इसका आंसर यही है कि लोड डिमांड को कम करो, जितने पेशेंट हैं वो कम कर सकें और कुछ लोगों को बताया जाएगा। थैंक यू जी, बहुत धन्यवाद आपका राणा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। डीएस राणा को आप सुन रहे थे, डॉक्टर डीएस राणा जो कि गंगाराम हॉस्पिटल की पूरी जानकारी दे रहे थे। नुपुर शर्मा जी, इसके आगे कुछ कहने को बचता नहीं है। एक डॉक्टर जब असहाय होता हुआ ये कहे कि मेरा भी दिल दुखी होता है, लेकिन मुझे लोगों को वापस भेजना पड़ता है क्योंकि मेरे पास इलाज के लिए बेड नहीं है, उनको ऑक्सीजन के लिए तड़पते देखकर मुझे भी दर्द होता है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, असहाय हूं। लेकिन एक व्यवस्था, एक चुनी हुई सरकार, वो कैसे असहाय हो सकती है? उसे तो इसी दिन के लिए चुना जाता है ना। क्या तैयारी में, वही सवाल जो हम रोज रोज पूछ रहे हैं, चूक हुई परिस्थिति को समझने में, क्या पहले से जो तैयारी हो सकती थी वो हमने बहुत देर कर दी शुरू करते करते? अंजना जी, इसमें जरा मैं तीन चार चीजें बताऊंगी आपको और इसको क्रोनोलॉजी में समझिएगा। सबसे पहले जब पिछले साल अनलॉक की प्रतिक्रिया शुरू हुई थी तो इस वजह से हुई थी क्योंकि सारे राज्य सरकारों ने ये शिकायत दर्ज करनी शुरू कर दी थी कि अर्थव्यवस्था का बहुत बुरा हाल है। 4 वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ अन्य मुख्यमंत्रियों की हुई, जिसमें ब्लूप्रिंट मांगा गया कि किस तरीके से आप अनलॉक की प्रक्रिया चालू करेंगे। उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि अब से जो कोरोना पैंडेमिक है इसमें एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम से चला जाएगा, जहां पे लॉकडाउन, और क्योंकि हेल्थ मतलब स्वास्थ्य एक राज्य सरकार के अधीन आने वाला संवैधानिक तौर तरीके से एक सब्जेक्ट है, किस तरीके से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को मद्देनजर रखते हुए साथ में मिल के इस महामारी से जूझा जाएगा। चाहे वो टीकाकरण हो, चाहे वो टेस्टिंग हो, चाहे वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो, चाहे वो कंटेनमेंट जोन मैनेजमेंट हो। बहुत ऐसे अन्य क्षेत्र हैं जिसमें डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट किया गया। इसीलिए आज आप देख रहे हैं किस तरीके से राज्य सरकार लॉकडाउन कर रही है, राज्य सरकार के अधीन टेस्टिंग आती है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग आती है, माइक्रो कंटेनमेंट जोन मैनेजमेंट भी आता है। अब मैं अगर आपको बता दूं तो जनवरी-फरवरी 2021 के बीच में 10 चिट्ठियां 10 प्रदेशों को लिखी गई थी कि प्रिपेयर्डनेस क्या है हमारी सेकंड वेव और सेकंड पीक के लिए। इसमें दिल्ली भी एक राज्य। ये चिट्ठी नुपुर जी, ये चिट्ठियां आपने गुजरात और उत्तर प्रदेश को भी लिखी थी। एक काउंटर सवाल है, ये चिट्ठियां क्या उत्तर प्रदेश और गुजरात को भी भेजी गई थी? क्योंकि वहां पर भी वही हालात दिख रहे हैं। हमने अन्य राज्य सरकारों में ये भेजी थी और इसमें ये कोई भेदभाव नहीं किया कि कौन सी राज्य सरकार कौन सी राजनीतिक दल चला रहा है। मैं ये स्पष्ट कर दूं आज आपके सामने। अब आगे मेरी बात सुनिए। अब मैं आपको बता दूं तो नहीं, जैसे मंगलवार ये इस बात नहीं नुपुर जी, ये इसलिए कह रही है ना आपकी, आपने राज्यों को आगाह किया था, लेकिन क्या वहीं पर जवाबदेही खत्म हो जाती है? मैं तो ये सवाल उठा रही हूँ क्योंकि आपने ऐसे ही आगाह उत्तर प्रदेश और गुजरात को जरूर किया होगा। देखिए उत्तर प्रदेश और गुजरात में भी वही हालात हैं, तो फिर आखिर जवाबदेही और जिम्मेदारी किसकी होगी? हाईकोर्ट ने कहा है, आप तो एक लॉयर है, हाईकोर्ट ने कहा है कि अपराधी माना जाएगा अगर ऑक्सीजन की वजह से किसी की भी मौत होती है तो अपराध माना जाएगा। हम तो अपराधी को ढूंढ रहे हैं, देश अपराधी को ढूंढ रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है। मैं जरा अपनी बात कंप्लीट कर लूं प्लीज। मैंने आपको कहा था मुझे 3-4 मुद्दे बताने हैं, जरा प्लीज मुझे बोलने दीजिएगा। मंगलवार को जो नहीं, आप अपनी बात कंप्लीट करने के लिए थोड़ी आई है नुपुर जी, आप तो मेरे सवालों का जवाब देने आई है ना नुपुर जी। वही दे रही हूं, मेरे सवालों का भी तो जवाब दीजिए ना। आप अपनी बात कंप्लीट करते रहिएगा, लेकिन मेरे सवाल का, हाँ ठीक है, जवाब दीजिए। आपने मेरी बात सुनने के पहले अज्यूम कर क्या बात कर रही है अंजना जी? बात तो सुन लीजिए मैं क्या कह रही हूं। मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के सामने DPIIT की एडिशनल सेक्रेटरी मिस सुनीता डावरा जी अपीयर करी, जबकि वो खुद कोरोना पीड़ित हैं। अभी उन्होंने एक बात स्पष्ट किया कि जो हमारी डिमांड के हिसाब से जो हमारी कैपेसिटी है 7,200 मेट्रिक टन है, उससे अधिकतम हम प्रोडक्शन कर रहे हैं ऑक्सीजन की।
उदाहरण के तौर पे मैं बताऊंगी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है। जिस तरीके से उड़ीसा के कल मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार में फोन करके बकायदा आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कहा है कि हम फुल कैपेसिटी में ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करेंगे, सारी इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को हम मेडिसिनल ऑक्सीजन की तरह प्रोक्योर करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए आज सप्लाई में मतलब कैपेसिटी ऑक्सीजन में कमी नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन में किल्लत आ रही है। और वो क्यों है ये भी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सामने भली भांति बताया गया है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन प्राइवेट है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ओन नहीं है। मेरे सामने सुप्रिया जी बैठी है, मैं एक उदाहरण महाराष्ट्र प्रदेश का दूंगी। महाराष्ट्र प्रदेश ने ये सप्लाई मतलब के ट्रांसपोर्टेशन की किल्लत को मद्देनजर रखते हुए अपने आप ही रेलवे मंत्रालय में चिट्ठी लिखी कि आप क्या हमारे को ग्रीन कॉरिडोर या एक तरीके से ऑक्सीजन एक्सप्रेस का प्रोविजन कर सकते हैं क्या। इसी तरीके से मध्य प्रदेश राज्य ने अपने आस पड़ोस में तमाम राज्य जिसमें कांग्रेस शासित राज्य भी इंक्लूडेड हैं, उनको फोन करके अपने आप एम्प्टी सिलेंडर्स को एयरलिफ्ट कराने का प्रावधान सुनिश्चित किया। मेरा आखिरी सवाल यह है, दिल्ली में जब भी कमी आई है वो प्रेस वार्ता नहीं तो हर 5 मिनट में आने वाले विज्ञापन से कही गई। और आज तो शर्मनाक बात यह है कि सारे प्रोटोकॉल तोड़ते हुए वो एक जो बहुत ही हाई कॉन्फिडेंशियल मीटिंग है जो आज तक किसी राज्य के किसी भी मुख्यमंत्री ने लाइव स्ट्रीम बिना परमिशन के नहीं करी, वो आज हुआ राजनीतिकरण। और मैं पूछना चाहूंगी कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए आज स्पष्टीकरण हो चुका है, ना तो रेलवे मंत्रालय को चिट्ठी लिखी गई, ना मैं वापस आ रही हूँ आपके पास। राघव चड्ढा जी, क्यों लोगों की जिंदगी बचाना प्राथमिकता है या अपनी छवि को चमकाना? क्या था वो, क्यों था वो सिर्फ अपनी छवि चमकाने के लिए? देखिए अंजना जी, 3-4 विषय। पहली चीज तो प्रधानमंत्री जी की मीटिंग में खुद प्रधानमंत्री जी जब अंत में सभी मुख्यमंत्रियों को संबोधित करते हैं, वो खुद ही अपना भाषण हर बैठक में लाइव देते हैं, सभी चैनलों पे चलता है। बल्कि मैं तो खास करके आपके चैनल पे कई बार देख चुका हूं। क्या तब गोपनीयता या प्रोटोकॉल होता है? मैं तो ये कहना चाहता हूं इस प्रकार का कोई लिखित या मौखिक प्रोटोकॉल कभी भी किसी भी मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कार्यालय से नहीं बताया गया। और अगर ऐसा कुछ है तो हमारी जानकारी में लाया जाए, क्योंकि ऐसा तो कुछ है ही नहीं, नंबर 1। नंबर 2, इसमें कोई गोपनीय या रहस्यमय या नेशनल सीक्रेट पे तो चर्चा नहीं हो रही थी। इसमें बात हो रही थी नेशनल कैलेमिटी पे, ना कि नेशनल सीक्रेट पे। और पारदर्शी तरीके से अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अपनी प्रदेश की जनता के सामने अपनी बात रखते हैं, प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़कर गुहार लगाते हैं बिना राजनीति करे, तो मुझे लगता है उसे एक सकारात्मक रंग से, पारदर्शी रंग से लेना चाहिए। खैर, अगर किसी को ठेस पहुंची है, हम खेद व्यक्त करते हैं। मुद्दे की बात पे आते हैं। मुद्दे की बात है ऑक्सीजन। कहां वीडियो आया, किसने रिलीज किया, क्या हुआ, वो विषय नहीं है। आज ऑक्सीजन की, अंजना जी, जहां तक बात है, दिल्ली सरकार को, दिल्ली में, राज्य में 700 मेट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए। हमें पहले 378 मेट्रिक टन केंद्र सरकार ने दी थी। हमने फिर गुहार लगाई, झोली फैलाई कि बढ़ा दीजिए। उन्होंने बढ़ाकर 470-480 मेट्रिक टन कर दी है। लेकिन अभी भी लगभग 100 से 150 मेट्रिक टन हमारे पास नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि वो काफी दूर दराज राज्यों से, हमें पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के राज्यों से, जो 1700, 1800, 2000 किलोमीटर दूर है यहाँ से, वहां से लाने के लिए कहा गया है, जिसके लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार भी मुझे लगता है कर रही है, हम लोग भी कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, केंद्र सरकार ने इन सारी चीजों का केंद्रीकरण किया। यह बात बड़ा सरल है कि न्यूज चैनल पर आकर हम स्टेट सब्जेक्ट है, राज्यों का विषय है, ये चिल्लाएं, लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इस देश में लगा है। वैक्सीन की नीति कौन डिसाइड करता है? केंद्र डिसाइड करता है। कंटेनमेंट जोन कितने बनने हैं, इसकी नीति, वैक्सीन नहीं, ऑक्सीजन के लिए आपने क्या तैयारी की? नहीं राघव चड्ढा जी, मैं सुप्रिया जी इसके बाद फौरन आपके पास आऊंगी। सुप्रिया जी, एक सवाल मुझे राघव जी से करना है। राघव जी एक सवाल। ठीक, आपने दोनों पे अपनी बात कह ली, मैंने उनको भी काउंटर क्वेश्चन किया था, आपने इनको मत कीजिए। ये कोई स्कूल के बच्चे नहीं बैठे हैं यहाँ पर कि उसको बुझाए तो इसको बोलो। मैंने उनसे भी काउंटर क्वेश्चन पूछा था, आपसे भी पूछूंगी। प्लीज राघव चड्ढा जी, सवाल सुनिए और सवाल का जवाब नहीं, आप पहले मेरा सवाल सुनिए फिर जवाब दीजिए। आपने 2 बातें, बिल्कुल नहीं बनेंगे, लेकिन हम एंकर हैं, न्यूज एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं, हमने सवाल पूछा उनसे, हमने उनसे भी सवाल पूछा, आप भी सवाल पूछिए प्लीज।
आपको सवाल का जवाब देना होगा राघव चड्ढा जी। देखिए आप बेवजह की बात कर रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि आपने कहा कि राज्य सरकारों का स्वास्थ्य सब्जेक्ट है, ये कह के बात को डिरेल मत किया जाए, लेकिन सवाल तो ये बनेगा ना कि राज्य सरकारों ने भी अपने स्तर पर क्या कोशिशें की। आज जब आप लोगों ने पहल की कि इसको लाइव टेलीकास्ट करेंगे तो आपकी एक मंशा रही होगी ना कि पीएम के सामने जो बोल रहे हैं उसको पूरा देश सुने। अब सवाल यह है कि फिर ऐसी आपको तो पारदर्शिता हर बैठक में करनी चाहिए। दिल्ली सरकार जितनी बैठ के करती है, आप अपने अधिकारियों के साथ करते हैं, सबको सार्वजनिक कीजिए, सार्वजनिक करिए ना। तो वो तो आपने नहीं की, लेकिन यहाँ पर छवि चमकाने का मौका मिला तो आपने उसको चमका दिया। अंजना जी, हम तो प्रधानमंत्री जी के दिखाए गए नक्शे कदमों पर चल रहे। प्रधानमंत्री जी हर बार मुख्यमंत्रियों की इस तथाकथित गोपनीय बैठक के अंत में जो अपना भाषण देते हैं उसे सार्वजनिक करते हैं। आपके चैनल पे लाइव चलता है, तो हम तो प्रधानमंत्री जी की अपनी छवि चमकाते हैं उस समय। क्या प्रधानमंत्री जी उस समय पारदर्शिता का परिचय नहीं देते? मुझे तो लगता है पारदर्शिता का परिचय देते हैं। लोगों के अंदर ढांढस बनता है अपने देश के प्रधानमंत्री को सुनते हुए। उसी के हिसाब से दिल्ली के लोगों को, दिल्ली के मुख्यमंत्री जब बोलते हैं तो ढांढस बनता है, एश्योरेंस मिलती है। नंबर एक। नंबर दो, ऑक्सीजन के इंतजाम की जहां तक आपने बात करी है, जनाब जी ध्यान से सुनिएगा, रुक जाइए, ऑक्सीजन के इंतजाम की बात, इस ऑक्सीजन के इंतजाम की बात जो आपने अभी मुझसे पूछी, ये दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कही थी। और दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है ऑक्सीजन उत्पाद करके राज्यों को देना। राज्य अपने राज्यों के अस्पतालों में बांटेंगे, राज्य के अंदर का वितरण देखेंगे, लेकिन राज्य तक ऑक्सीजन पहुंचाना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। ये किसी राजनीतिक दल ने नहीं कहा, हाईकोर्ट ने कहा। इस बात को आपके चैनल ने भी दिखाया। सुप्रिया श्रीनेत जी जल्दी से। सुप्रिया जी ठीक है, मैं लौट रही हूँ। राघव जी लौट रही। सुप्रिया श्रीनेत जी, सवाल है कि कई मुख्यमंत्री थे और बैठक हुई, उस पर मैं आपका भी जानना चाहती हूँ, क्योंकि सवाल सिर्फ गोपनीयता और क्या बात लीक हुई वो तो अलग बात है, छवि चमकाने के मौके की तरह इसे नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन ऑक्सीजन की किल्लत एक बहुत बड़ी परेशानी है। डॉक्टर्स और जो आपने सुना, खुद गंगाराम के डॉक्टर कह रहे हैं कि हमारे लिए मुश्किल हो रहा है लोगों को देखना, मरीजों को देखना। सुप्रिया जी देखिए, किसने क्या सार्वजनिक कर दिया, पीएम एंड में बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, मुझे लगता है कि वो मुद्दा है ही नहीं। कुछ करना चाहिए, कुछ चीजें नहीं करनी चाहिए। एक तरह से सरकारें चलती है, मुझे उस विषय में बात नहीं करनी है। वो बड़े साहब से सीखते हैं, वो क्या करते हैं मुझे उससे नहीं पता है। मुझे ये पूछना है कि जो हमारा फोन कॉन्स्टेंटली बज रहा है, जो लोग अभी भी अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं, बड़े बड़े सर्जन लखनऊ के, मैं आपको बताती हूँ, उनको दिल्ली आना पड़ा गाड़ी से एडमिट होने, यहाँ नहीं एडमिट हुए, 2.5 दिन तक वो दिल्ली लखनऊ करते रहे। फाइनली उनको बेड तब मिली जब उनकी पत्नी से बेड खाली कराया गया। इस तरह के हालात है अभी देश में, और जब ऐसे हालात होते हैं तो तू मैंने की बहस नहीं हो सकती है। लेकिन क्योंकि मुद्दों की बात होनी चाहिए, मैं 2 मुद्दे आपके सामने जरूर उठाना चाहती हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। पिछले 2 दिन से मैं लगातार सुन रही हूँ कि स्वास्थ्य जो है वो राज्य का विषय है। जी नहीं, वो राज्य का विषय तब होता जब एक ग्लोबल पैंडेमिक नहीं होती। स्वास्थ्य जो है इस समय केंद्र सरकार का भी उतना ही विषय है जितना राज्य का विषय है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पिछले साल से देश में लगा हुआ है, 12 महीने से ऊपर हो चुके हैं। उसके चलते सरकार ने, और सही किया, ऑक्सीजन मैपिंग का काम केंद्र सरकार का है। वही ऑक्सीजन लेगी और उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी। वैक्सीन का भी पहले प्रोक्योरमेंट केंद्र सरकार ने किया, उसी ने डिस्ट्रीब्यूट किया। अब उसमें खामियां मैं नहीं गिनाऊंगी, लेकिन हाँ मैं ये जरूर बोलूंगी कि केंद्र प्रबंधन हो रहा था ऑक्सीजन का, मैपिंग केंद्र सरकार कर रही थी। तो अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो किससे पूछा जाएगा? बिल्कुल राज्यों से सवाल पूछने चाहिए, लेकिन जिस चीज में केंद्र सरकार इन्वॉल्व है उसमें राज्य से। ठीक है सुप्रिया जी, आपकी इसी बात के साथ शुरुआत करेंगे। आप यही सवाल ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो सीधा नुपुर शर्मा से पूछेगा। दोनों ही, राघव चड्ढा और सुप्रिया के सवालों का जवाब आप नुपुर उसके बाद दीजिएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद भी हम लौट रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें झकझोर देने वाली हैं। सवाल उस मेडिकल सिस्टम पर है जो हमने इस देश में रखा हुआ है। एक महामारी ने दूसरी बार जब अपनी दस्तक दी तब ये हाल कर दिया है कि लोगों की जान ऑक्सीजन की किल्लत से जा रही है। चलिए चर्चा को आगे लिए चलते हैं। सभी खास मेहमान बने हुए हैं। सुप्रिया जी, चूंकि आपकी बात बीच में छूट गई थी, इसीलिए आप ही की बात के साथ मैं शुरुआत कर लेती हूँ। आप पूछ लीजिएगा, उसी का जवाब देंगे फिर नुपुर शर्मा। सवाल यह है लेकिन कि क्या सारी की सारी जवाबदेही, जिम्मेदारी इस कोरोना में जो किल्लतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है वो सारी की सारी केंद्र सरकार की है? क्या राज्य सरकारों की कोई कहीं पर कमी नहीं रही? उनकी तरफ से अस्पताल, बेड्स, हर चीज पूरी तरह से तैयार मिले? अभी जो किल्लत है, जो प्रेजेंट किल्लत है, वो 3 चीजों की है। वैक्सीन को अगर 1 मिनट के लिए हटा दीजिए तो रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की किल्लत है। इतनी किल्लत रेमडेसिविर की होगी कि आज एम्स ने अपने प्रोटोकॉल में रेमडेसिविर को हटा दिया है कि इसकी हाहाकार न मचे। अभी कर्नाटक से खबर आ रही है, वहां के मुख्यमंत्री ने कहा है उनको
1471 टन ऑफ ऑक्सीजन रोज चाहिए और 2 लाख रेमडेसिविर 10 दिन में चाहिए। ये हर राज्य से आ रहा है। ये कांग्रेस शासित, भाजपा शासित राज्यों की बात नहीं, ये बीमारी है। इसमें जिस तरह की तैयारी होनी चाहिए। क्योंकि मैं ऑक्सीजन पे बोल रही थी, मैं 2 बातें बोलकर अपनी बात खत्म करूंगी। मैंने कहा था क्योंकि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा है, सारा अप्रोप्रिएशन ऑफ ऑक्सीजन केंद्र सरकार कर रही थी और वही मैपिंग करके डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, इसलिए ऑक्सीजन का सवाल उसी से पूछा जाएगा। मैं 2 बातें और बताना चाहती हूँ आपको। मेडिकल ऑक्सीजन और इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन इंटरचेंजेबल होते हैं, दे आर इंटरचेंजेबल। आप इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को मेडिकल ऑक्सीजन बना सकते हैं। उसका नोटिफिकेशन बड़ी देर से आया, बहुत दिनों बाद आया। आपको ये पता है क्योंकि ट्रांसपोर्ट की यहाँ पर बात हो रही थी, ऑक्सीजन सिलेंडर क्योंकि एक टेम्परेचर पे होते हैं, नाइट्रोजन सिलेंडर में भी ऑक्सीजन ट्रांसफर हो सकता था। इसका नोटिफिकेशन सिर्फ 4 दिन पहले आया, ये बहुत पहले आना चाहिए था। और सबसे दुख की बात यह है अंजना जी, सबकी आप जो दिक्कतें थी वो भूल जाइए। स्टैंडिंग कमिटी ऑफ हेल्थ ऑफ पार्लियामेंट और एक्सपर्ट कमिटी ने अप्रैल में पिछले साल और नवंबर में पिछले साल बार बार कहा था कि बहुत भयावह स्थिति आने वाली है, ऑक्सीजन को स्टॉकअप करना शुरू करिए। उसके बावजूद भी ऑक्सीजन का एक्सपोर्ट डबल हुआ और मैं ये बिल्कुल नहीं मानूंगी वो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन था, क्योंकि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को आप मेडिकल ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि 6.5 नुपुर जी जवाब दीजिए। वैक्सीन, 9,000 दोनों की बातों का जवाब ऑक्सीजन और 11 लाख रेमडेसिविर, ये क्यों एक्सपोर्ट हुए भाई? ये तो पूछा जाएगा ना अंजना जी। मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। सबसे पहले मैं राघव जी के दोनों का जवाब, राघव जी का और सुप्रिया जी। राघव जी, भाषण और बैठक में फर्क होता है और माननीय देश के प्रधानमंत्री जी का भाषण कौन सार्वजनिक करेगा नहीं करेगा, गोपनीय है नहीं है, आप डिसाइड नहीं करेंगे दिल्ली सरकार में बैठ के। ये पूरा का पूरा प्रोटोकॉल ये केंद्र सरकार डिसाइड करेगी। और मैं इतना बता दूं आपको, ठेस पहुंचने की बात नहीं है, लेकिन जो सरकार 50 करोड़ निकालती है 65,000 करोड़ के बजट के अंदर 2021 में लॉकडाउन होने 2020 में तो लॉकडाउन होता है उसके एक दिन पहले और पूरे 6 साल के अंदर एक नया अस्पताल बना के नहीं देती है। माफी चाहती हूँ, विज्ञापन ज्यादा है और ये ओछी राजनीति हो जाती है। कृपया करके ठेस ना बोलिए इसको, ये बिल्कुल गलत था। अन्य प्रदेशों के वहां पे मुख्यमंत्री बैठे थे, किसी ने इसको लाइव स्ट्रीम नहीं किया विदाउट परमिशन सिवाय आपके। इससे बात साफ हो जाती है। दूसरी बात, अब देखिए अगर आप डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट करते रहेंगे तो मुझे बता दीजिए स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट कमिटीज क्यों बनी है? और अगर सब कुछ केंद्र के सर पर ही ठीकरा फोड़ना है तो मुझे इतना बता दीजिए राज्य सरकारों के पास ये पावर कैसे आ गई कि अपने अपने हिसाब से अपने लॉकडाउन अपने रोक अपने कर्ब्स कर रही है। मैं तो शुरुआती दौर से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कर रही हूँ, यहाँ पे आप ठीक रहो और इल्जाम ढूंढने की कोशिश कर रही है। अब ऑक्सीजन पे आ जाते हैं तो मैं आपको बता दूं तो मिस सुनीता डावरा DPIIT की एडिशनल सेक्रेटरी ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में साफ बात कही है कि अप्रैल 2020 में निर्णय लिया था, कल परसों में नहीं, अप्रैल 2020 में निर्णय लिया था सरकार ने कि हम इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन से मेडिसिनल ऑक्सीजन रिट्रीव करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे। ये नोटिफिकेशन 1 साल पहले जारी हो गया था। आगे सुन लीजिए, पीएम केयर्स फंड और ये सारे के सारे सबमिशन कोर्ट के सामने दिए गए। पीएम केयर्स फंड के द्वारा 162 प्लांट के लिए, PSA प्लांट के लिए 202 करोड़ रुपए का वितरण किया गया। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, इस सवाल का जवाब मैं जरा सुप्रिया जी से भी लूंगी। अब जैसे उत्तर प्रदेश है, उसने तय किया कि हम 10 प्लांट बनाएंगे ऑक्सीजन, मेडिसिनल ऑक्सीजन बनाने के 1 हफ्ते में, वो बढ़ा के 13 कर दिए। अब आप हैरानी होगी अंजना जी, दिल्ली को 8 प्लांट अलॉट हुए थे, 1 का केवल साइट क्लियरेंस आया है, बाकी सब गोल। और अगर आप दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करेंगी तो कल चिट्ठी लिखी है, जो लोग एक अस्पताल नहीं बना पाए उन्होंने कल चिट्ठी लिखी है सरकार को कि ITBP की फैसिलिटी जो इनके कहने पे बंद हुई थी वो दोबारा खोली, और वैसे यहाँ पे त्राही बच रही है बिस्तरों की। मेरे पास चिट्ठी पड़ी है। ठीक है राघव जी, इसका एक जवाब दे दे, फिर सुप्रिया जी फौरन आ रही हो। राघव जी इसका जवाब दीजिए। कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने ऑक्सीजन के अपने प्लांट, सर प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो अपने हॉस्पिटल के ऊपर ऑक्सीजन का एक वो प्लांट छोटा सा बना लेते हैं। आखिर ऐसी पहल सबने क्यों नहीं की? इस पर स्पेसिफिक सवाल है। देखिए पहली चीज तो ये है कि इस केंद्र से सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि केंद्र में सारी शक्तियों का केंद्रीयकरण इस महामारी से लड़ने में किया गया। अब ऑक्सीजन कितनी बनेगी, कहां जाएगी ये हम डिसाइड नहीं करते हैं, केंद्र सरकार की एक समिति डिसाइड करती है। तो केंद्र सरकार के सामने गुहार लगानी पड़ेगी। गुरु प्रसाद महापात्रा बहुत बड़े आला अधिकारी हैं जिनके अध्यक्षता में एक कमेटी है जो डिसाइड करती है कि कहां जाएगा। अब केंद्र सरकार ने फैसला लिया कि इस महामारी वाले साल में
9,224 मीट्रिक टन ऑक्सीजन एक्सपोर्ट कर दी जाए बांग्लादेश को। ये हमने तो फैसला नहीं लिया ना, ये ऑक्सीजन से लोगों की जानें बच सकती थी, लेकिन भारत सरकार ने एक्सपोर्ट कर दिया। वैक्सीन से लोगों की जान बच सकती थी, लेकिन भारत सरकार ने वैक्सीन एक्सपोर्ट कर दी। तो सवाल तो पूछे जाएंगे, राजनीति नहीं है, ये सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर राजनीति करनी होती तो मैं बोलता कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी बंगाल में जब रैलियां कर रहे थे तो 2-2 लाख लोग रोजाना संक्रमित हो रहे थे और हजारों लोग मर रहे थे। क्या वो एब्डिकेशन और जिम्मेदारी नहीं है? अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं है। लेकिन मैं राजनीति नहीं करना चाहता। मैं आज भी झोली फैलाकर अपने दिल्ली वालों के लिए ऑक्सीजन मांग रहा हूं। और 2-3 चीजें जरा हमारी सुन लीजिए। हाईकोर्ट ने भी कहा, मैं फिर दोहरा रहा हूं, राज्य के दरवाजे तक ऑक्सीजन लाकर छोड़ना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। उस ऑक्सीजन का राज्य के अंदर वितरण करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। दूसरी चीज, हमारे जहां तक सरकारी अस्पतालों की और प्राइवेट अस्पतालों की बात है, 50 ऑक्सीजन बेड थे ये महामारी आने से पहले। 50 ऑक्सीजन बेड से 18,000 ऑक्सीजन बेड अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बनाए हैं। जो लोग कहते हैं अस्पताल नहीं बने, 18,000 नए बेड लगे हैं। आज भी चाहे आसपास के राज्य हो या दूर दराज के राज्य हो, सब लोग केवल दिल्ली के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे विश्वास रखते हैं, केजरीवाल सरकार की पॉलिसियों पे विश्वास रखते हैं। और दिल्ली की हालत सबसे ज्यादा खराब इस वक्त क्यों है? राघव जी, मैं आपको सुप्रिया जी भी मुझसे अग्री करेंगे, उनको भी कई कॉल्स आ रहे होंगे। हम लोग सुबह से रात तक हर वक्त लोगों को बस बेड दिलाने की कोशिश कर रहे हैं दिल्ली में। ना टेस्ट यहाँ पर हो रहे हैं, एक सेकंड, ना टेस्ट यहाँ पर हो रहे हैं, ना अस्पताल मिल रहा है, ना रेमडेसिविर, ना कुछ भी नहीं हो पा रहा है। हम लोग असहाय महसूस कर रहे हैं कि कितने लोगों के फोन आते हैं। मैं डॉक्टर्स को लिखती हूँ, वो सीधा मुझे लिखते हैं, सॉरी ये दिल्ली की हालत क्यों है इतनी, सबसे दयनीय दिल्ली की हालत क्यों है? अंजना जी, अगर मैं कहूं दिल्ली में सब ठीक है तो वो मुसीबत से भागना होगा। दिल्ली में स्थिति खराब है, दिल्ली में स्थिति चिंताजनक है। दिल्ली का पॉजिटिविटी रेट 35% से आगे बढ़ गया है। यानी कि हर 1 लाख लोग जो रोजाना अपनी जांच कराते हैं उसमें 35,000 लोग लगभग संक्रमित पाए जा रहे हैं। स्थिति बद से बदतर हो रही है। सारी चीजें हैं, इसीलिए लॉकडाउन लगाया गया। इसीलिए क्योंकि अस्पतालों पे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना बर्डन पड़ गया, वो इतना ओवरवेल्म हो गया। उसी को रोकने के लिए इस लॉकडाउन जैसे कठोर कदम को हमें जीवन और जीविका का बैलेंस बनाने के लिए फिर भी एक 7 दिन का लॉकडाउन हमें लगाना पड़ा और हमने ये कठोर कदम उठाया है। दिल्ली के अंदर आज एक सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली के अंदर हमें पहले ये बात कही थी, दिल्ली के अंदर सुबह 5 बजे खत्म हो रहा है, एक्सटेंड करेगी आपकी सरकार? अंजना जी मुझे थोड़ा समय दे, मैं बोल देता हूं, आप उसके बाद चले जाइएगा कांग्रेस की प्रवक्ता के बाद। देखिए, सबसे पहले कि एक्सटेंड होगा कि नहीं होगा ये फैसला लेने के लिए मैं तो अधिकृत नहीं हूं, ना मैं उस बैठक में शामिल होता हूं। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी, उपराज्यपाल बैठकर तय करेंगे कि क्या दिल्ली में होगा, एक्सटेंड होगा कि नहीं होगा। स्थिति चिंताजनक बनी हुई है, लेकिन दिल्ली में वक्त की कमी है। राघव जी, मुझे कंक्लूडिंग रिमार्क लेना है सुप्रिया जी से और नुपुर जी से। ठीक है, आपने लंबा बोल लिया, जल्दी से सुप्रिया जी, एक काउंटर पॉइंट था आपका। वो कह रही है कि तमाम कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अपने ऑक्सीजन प्लांट्स बनाए, इसमें क्यों जो बाकी राज्य हैं वो पीछे रह गए? छोटा सा जवाब जल्दी से। देखिए, 162 की बात थी, बने सिर्फ 33 है। वही जैसे वेंटिलेटर के साथ हुआ, ऐसे लोगों को दे दिया गया जिनके पास प्रोटोटाइप भी नहीं था। लेकिन मुझे लगता है अंजना जी, मैं 30 सेकंड में ये बोलना चाहती हूँ, हमें आज समाधान खोजना है। हम तू मैं करेंगे, हमें आज समाधान चाहिए। और समाधान ये है कि हमारे देश में जितने भी रिसोर्सेज है वो इसमें लग जाने चाहिए। आज टाइम है कि प्रधानमंत्री अपने दिल पर हाथ रखे और पूछे कि क्या सेंट्रल विस्ता की जरूरत है, सारे रिसोर्सेज लगाने का वक्त आ गया है। नुपुर जी, जल्दी से एक लाइन का कमेंट। तो 2 लाइन बोलूंगी। आज आपको रैली नजर आ रही है, सुप्रिया जी प्लीज मेरे को बोलने दीजिए। आज राघव चड्ढा को रैली नजर आ रही है, लेकिन अपना मुफ्त का फ्री बिजली, पानी और इंटरनेट जो बॉर्डर पे ब्लॉकेज हो गई, अरे बॉर्डर पे ब्लॉकेज करी तभी तो केंद्र सरकार की दिल्ली पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बना के एक्शन बालाजी तक आपको ऑक्सीजन पहुंचाया। जनाब, रेमडेसिविर के ऊपर आपने सवाल किया, आपकी प्रदेश सरकार उस पर क्या क्यों लगा रही? वैक्सीनेशन, देखिए राजनीतिकरण तो उस दिन शुरू हो गया था जिस दिन कोवैक्सीन को पंजाब और छत्तीसगढ़ ने मना किया था। कृपया करके आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास कीजिए, साथ में लड़िए। राजनीति करना बहुत ये बहस अनंत है, ये बहस अनंत है। हमें ऐसे वक्त पर समाधान खोजना होगा। वक्त की कमी। आप सभी का बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। लेकिन इस वक्त हमारे साथ नवीन जिंदल जुड़ रहे हैं, जो कि जाने माने उद्योगपति है। नवीन जी, कोशिश थी हमारी कि 6:30 से ही आपसे बातचीत हो पाए, आप जुड़े हैं आज तक, पर आपका स्वागत है एक उद्योगपति के तौर पर। लेकिन आप पहल करना चाह रहे हैं ताकि ऑक्सीजन की आपूर्ति में मदद दे, क्या है आपका सुझाव? जी अंजना जी, हम तो स्टील बनाने वाले लोग हैं और स्टील बनाने के अंदर बहुत ऑक्सीजन लगती है।
और ऑक्सीजन जो लगती है वो हमारी गैसियस फॉर्म में लगती है, लेकिन कुछ मात्रा हम उसके अंदर लिक्विड ऑक्सीजन भी बना सकते हैं। तो आज जब देश को ज़रूरत है ऑक्सीजन की, तो उसके अंदर हम योगदान देना चाह रहे हैं, और हम अपना योगदान उसके अंदर पूरा दे रहे हैं, अपनी प्रोडक्शन भी कम करके, और जितनी भी लिक्विड ऑक्सीजन है उसकी मात्रा हम मेडिकल ऑक्सीजन के लिए उसको डाइवर्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास करीब 500-600 टन ऑक्सीजन है उड़ीसा के अंदर। तो पिछले 2 दिनों से हम करीब 100 टन के करीब हम रोज भिजवा रहे हैं, और आज करीब 150 जाएगी, कल से जो है करीब 250, और फिर उसके बाद 300 टन के हिसाब से हम हर रोज जो है हम जहाँ जहाँ जरूरत है, जहाँ जहाँ स्टील मिनिस्ट्री हमें बोल रही है भेजने के लिए, जैसे हम तेलंगाना भेज रहे हैं, मध्य प्रदेश भेज रहे हैं, दिल्ली भी भेज रहे हैं, गुड़गांव भी भेज रहे हैं, तो जहाँ जहाँ आवश्यकता है इसकी वहाँ पर हम उसको भेज रहे हैं। तो इतना बड़ा जो ये मुहिम है, और इसके अंदर मैं सुन रहा था, मैं देख तो नहीं पाया, लेकिन अभी देख रहा था, तो ये समय जो है आपस में हमें जो है लड़ने झगड़ने का नहीं है, ये एक राष्ट्रीय आपदा है, और इसके लिए हम सब जो है एक दूसरे को एकजुट होकर के हम काम करेंगे, क्योंकि इसके अंदर किसी की वो नहीं है, किसी की भी ऑक्सीजन कमी हो गई तो एकदम से ये किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी महामारी फैलेगी, इतना ये पेंडेमिक होगा और इतनी सबको ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। तो इसलिए इसके अंदर हमें बहुत डिसिप्लिन के साथ, संयम के साथ, विद द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव एंडेवर हम सबको मिलजुल के काम करना पड़ेगा, तभी हम इससे जूझ पाएंगे। बिल्कुल, ये पहल आपकी वाकई काबिले तारीफ है। मैं बस जानना चाहती हूं कि वो कौन सा आप टेम्पलेट बताएंगे जिसके जरिए बाकी उद्योगपति भी अगर इस तरह की पहल करना चाहें तो ये बहुत ही उत्साहवर्धक है ऐसे वक्त पर, क्योंकि यही तो वो वक्त है जब इंसान की परख होती है। और अगर आप एक बताएं कि कैसे बाकी उद्योग जगत के जो लोग हैं वो इस तरह की पहल कर सकते हैं, आप किससे टच में आए, आपने किस तरह से अपनी इस जो एक तरह से आपने ये योजना बनाई है उसको सार्थक किया, अगर आप दूसरों के लिए भी शायद इससे मदद मिले। हाँ जी अंजना जी, आज जो है दोपहर को करीब 1 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी स्टील प्रोड्यूसर्स को बुलाया था, सबके साथ मीटिंग की थी, और आपको भी और सबको ये पता होना चाहिए कि जितने भी उद्योग हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सभी का एक ही उद्देश्य है। और सभी, मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ कि जिंदल स्टील एंड पावर कर रही है, सभी कंपनियां मिल करके, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो JSW हो, चाहे वो टाटा स्टील है, चाहे वो स्टील अथॉरिटी है, और अन्य सभी कंपनियां जिसके पास भी ऑक्सीजन है, आज कोई ये नहीं देख रहा कि उसकी प्रोडक्शन का नुकसान होगा। वो सभी लोग जो है मिलजुल करके और बढ़ चढ़ करके इसके अंदर अपना अपना योगदान दे रहे हैं। तो हमें इस बात के लिए हम पूरी तरह से निश्चिंत होने चाहिए कि जो भावना आपके अंदर है, मेरे अंदर है, दूसरों के अंदर भी उसी भावना के साथ कि लोगों की जान बचानी है। इस समय जो है ये समय है कि हमारे को अपने देश के लोगों की जान बचानी है, और सब लोग लगे हुए हैं। और मैं बहुत आशावादी हूँ कि अगले 2-3 दिनों के अंदर आप इसमें सुधार भी देखेंगी कि लोग जो है कि ऑक्सीजन जो है, क्योंकि कभी हमने सोचा नहीं था कि यहाँ से उड़ीसा से जो है ऑक्सीजन दिल्ली जाएगी या मध्य प्रदेश जाएगी, तो अब लेकिन जा रही है, तो वो उसका रास्ता बन रहा है। इसके अंदर सबको जो है सहयोग करना चाहिए। और उन्होंने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि रास्ते में जो है कड़े निर्देश दिए गए हैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को, SPs को, कि कहीं पर भी ट्रकों को, टैंकर्स को रोका ना जाए। जितने भी टैंकर्स हैं उनको एक तरह से एम्बुलेंस का दर्जा दे करके, कि वो जो है उनको कोई रुकावट ना हो, ताकि वो जल्दी जाएं, जल्दी अपनी लिक्विड ऑक्सीजन खाली करें, फिर वापस खाली आए ताकि भर के दोबारा जा सकें। और यही नहीं कि सरकार जो है इसके अंदर खास करके स्टील मिनिस्ट्री कोऑर्डिनेट कर रही है, और भी केंद्रीय सरकार भी पूरा एफर्ट को कोऑर्डिनेट कर रही है कि किस प्लांट से कहाँ पर ऑक्सीजन दी जाए। तो मैं समझता हूँ कि 2-3 दिन में इसका असर जो है दिखने लग जाएगा, और ऑक्सीजन की जो कमी है, हमारे देश में कोई कमी नहीं है ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन जो है मिलनी शुरू हो जाएगी सबको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नवीन जिंदल जी, हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए। एक उद्योगपति आप जरूर हैं, लेकिन इसी के साथ ये सामाजिक जिम्मेदारी जो ऐसे वक्त पर आप, मुश्किल वक्त पर निभा रहे हैं, उस पर पूरा देश सराहेगा। आपने बताया वाकई न सिर्फ प्रोडक्शन, कैसे स्टील कंपनियों में इसका इस्तेमाल होता है, कुछ लिक्विड ऑक्सीजन भी वहां पर होता है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन, प्रोडक्शन ही नहीं, ट्रांसपोर्टेशन, उसको कैसे ले जाया जाए उन राज्यों तक जहां पर अस्पतालों में लोग इसकी किल्लत का सामना कर रहे हैं, उसके लिए भी बाकायदा एक प्लान बनाया गया है। आप आशावादी हैं कि 2-3 दिनों में परिस्थिति बेहतर होगी। देश इसी पर फिलहाल टिका हुआ है। बहुत धन्यवाद आपका आज तक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देख रहे थे आप परिस्थिति, एक तरफ ऑक्सीजन की किल्लत और दूसरी तरफ सामने आते हुए कुछ लोग भी हैं। हाँ, सियासी लड़ाई जरूर है, लेकिन उससे बड़ी जंग वो लोग लड़ रहे हैं जो ऑक्सीजन की किल्लत का सामना इस वक्त अस्पतालों में कर रहे हैं। रहेगी हमारी नजर, देखते रहिए आज तक।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।